भाई फिजिकल केमिस्ट्री का भाई लेक्चर 7, लेकिन पहले लेक्चर 6 रिवाइज कर लेते हैं। भाई कुछ नहीं था लेक्चर 6 में, ज़्यादा था वो क्या था भाई, क्वेश्चन ही थे पिछली बार के। और भाई क्या था भाई, हमने फॉर गैसेज ओनली मोलर वॉल्यूम का पढ़ा था भाई 22.7 22.4, नॉर्मली यही यूज़ होता है 22.4 है ना। और भाई ग्राम कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई ग्राम कॉन्सेप्ट मतलब ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो भाई उसे वो मोल को ही रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे भाई ये 2 ग्राम है तो ये तो मास है, लेकिन भाई 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, ये प्रीफिक्स में है तो फिर भाई ये 2 मोल मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, चलो अब लेक्चर 7 शुरू करते हैं। ठीक है भाई क्या हुआ ना भाई, जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें तो भाई अगर हमें रिवीजन करना है तो भाई रिवीजन थ्रू क्वेश्चन ही करना पड़ता है भाई, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन ही करना पड़ता है भाई, मतलब ज़्यादा फायदा इसमें ही है। तो फिर भाई आज क्वेश्चंस दिए थे शुरुआत के मान लो 40 मिनट ने सर ने भाई 10 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो मेरे 9 तो सही हो गया था, एक गलत हुआ था थोड़ा सा, वो भी भाई सिली मिस्टेक से ही हुआ था, लेकिन इसमें मैंने जब भी वो लिख लिया था तो चलो मैं आपको भी समझा दूंगा। ओ शिट, मेरा पेन नीचे गिर गया, रुको मेरा पेन वापस, मेरा प्यारू सा सोनू सा दुलारू मतलब मेरा पेन नीचे गिर गया था यार। ठीक है रुको एक सेकंड। चलो तो भाई एक तरह से भाई उन्हें ना वो सुधांशु सर इसका नाम देते थे KBD, मतलब कौन बनेगा डॉक्टर, मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, या फिर भाई अपना नाम ले लो डॉक्टर भाई यानी मैं, है ना। चलो भाई अब जो है चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस आयन्स इज, चार्ज निकालना है ना भाई। तो भाई Al3 प्लस भाई ये तो एब्सोल्यूट चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज 3 प्लस होता है ना, एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है +3 इंटू ई का चार्ज कितना होता है भाई, ई का चार्ज कितना होता है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। ये इससे एब्सोल्यूट चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज +3 होता है, रिप्रेजेंट लॉस ऑफ 3 है ना। अब हमें चार्ज निकालने के लिए क्या करना होता है 1/27। ठीक है, 1 ग्राम दे रखा है, 27 क्या हो गया इसका, वो हो गया इसका वो क्या बोलते हैं यार, अरे मास यार मोलर मास यार, ये गिवन मास है, ये मोलर मास है, इससे मोल्स निकल गए, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एन से, मॉलिक्यूल से आयन्स निकालने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है ना भाई, मैंने ना सिर्फ ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन भाई हमें ये भी तो निकालेंगे ना, इंटू 3E भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 3 आयन से तो 3 इंटू करना पड़ेगा ना। मैंने भाई ऐसे छोड़ दिया था, मैंने भाई ये ई कर दिया था बस ऐसे 1/27, मैंने ये किया था, लेकिन नहीं भाई ये नहीं है, हमें भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 9 हो जाएगा, तो 1/9। भाई मैंने जल्दी करने के चक्कर में ये करा था, लेकिन वरना तो ऑब्वियसली भाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मैंने तस्वीर कर रखा है, मैंने दिमाग खराब हो गया था, इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ मैं। लेकिन भाई मिस्टेक्स को मैंने पहले ही बोला था भाई, मिस्टेक्स करना अच्छा होता है, क्योंकि भाई जो तुम्हें मिस्टेक्स करते हो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे को मिस्टेक्स फिर आगे तक याद रहती है कि भाई मैंने ये मिस्टेक्स करी थी, वापस नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो एक तरह से भाई अगर हम क्लासेस में मिस्टेक कर ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना पेपर में करने से तो है ना। चलो भाई, अब भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना। अब यार इसमें बताओ, इसमें भाई आज भाई बस थ्योरी थी यार, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चलो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भाई 6 लॉ होते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास जो कि लवॉइजर ने दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट / डेफिनेट प्रोपोर्शन जो प्राउच ने दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने दिया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये जो है ना, ये भाई ये NCERT में नहीं है, लेकिन रिस्टर ने दिया है, लेकिन इसलिए हम लास्ट में पढ़ेंगे इसे, लेकिन पढ़ लेंगे भाई ऐसे ही। ठीक है, देख लेंगे यार गिलुजैक्स लॉ। ठीक है, गिलुजैक्स लॉ, गिलुजैक नहीं दिया हुआ यार, गैसेस वॉल्यूम का, और एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो ने दिया हुआ है ना भैया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो भाई लवॉइजर ने दिया था 1789 में। भाई इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इजी भाई, इन केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, मेन बैलेंस इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होता है, ड्यू टू दिस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन। ठीक है, इसलिए करते हैं। जैसे हम ये देखें CH4 + O2 = CO2 + H2O, भाई यहाँ पे 16 ग्राम 32, ये भाई सेम नहीं आ रहा है भाई, ये गलत है। एटम एंड मास शुड बी कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बस ये बोला है भाई, कन्वर्जेशन ऑफ मास भाई। ठीक है, ये बोला है भाई। अब जैसे भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे 80 ग्राम बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाई एटम्स को बैलेंस करेंगे तो मास भी बैलेंस हो जाएगा भाई। जैसे पिछले में भाई इसने बैलेंस नहीं कर रखा था, यहाँ पे भाई बस हमने बैलेंस कर दिया तो भाई बस ये हो गया भाई, मास भी सेम हो गया। लिमिटेशंस क्या आती है भाई, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है भाई नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्शन PN पार्टिसिपेट करते हैं, E डो नॉट, जो E का मास है वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P और N के मास से तो फर्क पड़ता है ना, इसलिए भाई उसमें जो है वेरिएशन आ जाता है भाई, कन्वर्जेशन ऑफ मास नहीं होता है। E से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, इसमें E से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन न्यूक्लियर में तो भाई P और N से फर्क पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, जैसे भाई ये अब ये है E = m², तो भाई ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसमें भाई इसमें जो है सेम नहीं होता है भाई, है ना।
अब भाई जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे भाई, अगर भाई ये है तो फिर भाई यहाँ का सेम ही होएगा, तो फिर भाई हमने निकाल लिया माइनस करके, यहाँ पे भी भाई मतलब वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट शायद डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमने क्वेश्चन दिया था भाई 1799 में दिया था भाई। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब भाई गिवन कंपाउंड है, कोई कंपाउंड दे रखा है जैसे H2 दे रखा है, ऑलवेज कंटेन सेम एग्जैक्ट मतलब सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे बाय वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मतलब कहीं से भी ले हम, जैसे भाई पानी है, पानी भाई हम RO का पानी ले, भाई सी वाटर ले, नाले का पानी ले, कहीं से भी ले, उसमें भाई जो है दो भाई ऐसे इसी उसमें होएगा ना, इसी रेशियो में होएगा। जैसे यहाँ पे भाई 2 ग्राम H2H और 16 ग्राम O है, तो भाई 2:16 तो 1:8 ऐसे इसकी रेशियो में ही होएगा ना, है ना भाई। तो इसलिए भाई यही है बस, ये बोलता है भाई ये कि भाई अगर एक कंपाउंड है तो भाई इसके जो बीच के एलिमेंट्स का रेशियो है वो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे तुम कहीं से भी पानी से लो, है ना। CO2 में ही भाई जैसे 12 ग्राम है और 32 ग्राम है, तो ये 6 इस रेशियो में रहेगा, है ना भाई। लेकिन लिमिटेशन कहते हैं भाई नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। भाई जैसे D2 है, D2 क्या होता है, ये भाई ये हैवी वाटर होता है, H2 हैवी वाटर होता है, सेम है। लेकिन भाई इसमें क्या होता है भाई 4 ग्राम आ गया, क्यों कि भाई 4 ग्राम आ गया क्योंकि भाई इसमें जो होता है इसका भाई जो है ये आइसोटोप है भाई, तो इसका 2 ग्राम वो होता है, क्या नाम है, 2 ग्राम वो होता है मास नंबर, ठीक है। तो भाई 4 ग्राम और = 16 ग्राम, तो 1:4 आ गया, ये तो भाई 1:8 था, तो भाई इसमें तो कोई आइसोटोप्स की लिमिटेशन हो गई है, ठीक है भाई। अब अगर 2 गैसियस सैंपल्स दे रखे हैं, एक में 12 ग्राम था, एक में 3.2 ग्राम था, ठीक है। अगर भाई परसेंटेज भाई हमें कार्बन की इतनी दे रखी है, ऑक्सीजन की इतनी दे रखी है, तो भाई ये जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा आर इन अकॉर्डेंस विद कौन सा, मतलब इससे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस 4 लॉ दे रखे थे, हमें टिक करना था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो भाई ऑब्वियसली भाई अगर हम इसमें देखेंगे तो भाई जैसे वो तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन भाई फिर भी भाई लाइक समझाने के लिए सर ने बोल दिया, जैसे परसेंटेज ऑफ C अगर पूछ लेता भाई, परसेंटेज ऑफ C हमें कितनी दे रखी है, 27.3% दे रखी है ना। अगर हम वही भाई अगर हम इसके लिए निकालें, इस वाले में जो ये दूसरा केस था, है ना, ये दूसरा केस है, अगर हम पहले केस के लिए निकाल लें तो भाई 1.2 ग्राम और टोटल ग्राम हो गया 1.2 प्लस 3.2 तो 4.4, भाई परसेंटेज निकालनी आती है ना, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100, भाई 300/11 इज 27% ये आ गया, है ना। तो फिर भाई अगर अब हमने बोला था ना कैसा भाई कहीं से भी सोर्स हो, तो भाई एक सोर्स ये थी, हमने दोनों का निकाल दिया, तो भाई C का जो 27% है, तो फिर भाई हाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। Example of CO3 has following by 40%, ये तो भाई if law of constant proportion is true then weight of Ca in 4 gram of CaCO3 obtained। अरे क्या है भाई, ये 4 ग्राम दे रखा है, अब हमें पता है 40% होता है भाई ये, तो 40 मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अनदर सोर्स से फर्क नहीं पड़ेगा ना, यही तो लिखा है भाई कि कौन सा भी सोर्स हो भाई, कौन सा भी सोर्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अनदर सोर्स से फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये हमने डाल्टन ने दिया था भाई 1803 में। एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, ठीक है। जब एक एटम कंबाइंस विद अदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द कांस्टेंट ऑफ मास ऑफ अनदर बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। अच्छा भाई ये तो भाई बड़ी गंदी भाषा यार, कुछ समझ नहीं आया भाई। अगर मैं ऐसे भी समझाऊं तो भाई अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड होके भाई भाई अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होके भाई 2-3 कंपाउंड बना रहा है, सॉरी भाई हाँ, तो अगर 2-3 कंपाउंड बना रहा है ना, तो भाई और अगर भाई उसमें से एक एलिमेंट का मास हम वो कर लें, कांस्टेंट रख ले, तो जो मास ऑफ वन एलिमेंट है वो जो है भाई मास ऑफ एक कंपाउंड का एक का तो कांस्टेंट है, जो दूसरे वाले का जो मास है वो दूसरे वाले कंपाउंड के मास से भाई होल नंबर रेशियो में होएगा। मतलब समझो भाई जैसे C और O हमने 2 एलिमेंट लिए, अब इसने भाई 2 कंपाउंड बनाए, CO भी बनाया CO2 भी बनाया, तो इसमें भाई 12 ग्राम C है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब ये जो है भाई 16 ग्राम O है, यहाँ पे 32 ग्राम O है ना। तो भाई यहाँ पे भाई जो है हम देखें तो होल नंबर रेशियो है, तो 1:2 में है, बस ये भाई ये है भाई, ये क्या घटिया सी चीज़ है भाई, लेकिन यही है भाई, यही है। अब जैसे भाई अब इसका लिमिटेशन क्या हो गई, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, मतलब भाई जो ऐसे कंपाउंड जो पॉइंट में होते हैं ये नए आ गए हैं ना, इनके लिए वैलिड नहीं है भाई, ऑब्वियसली नहीं होगा वैलिड। जैसे भाई अब यहाँ पे भी देखें तो X2/2 के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, लेकिन इसके लिए नहीं है भाई, इसके लिए नहीं है क्योंकि ये स्टोइकोमेट्रिक है ना।
एक और एग्जांपल दे रखा था भाई NO है, तो यहाँ पे N यहाँ भाई देखो 14 वो है, तो फिर इनका भाई 1:2 हो गया। इसमें भाई 28 20 28, तो भाई 48 64 80 हम निकाला, तो ये निकल गया। ठीक है भाई, इसमें भाई मतलब वही है, मतलब एग्जाम्पल दे रखे थे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। भाई इससे क्या लिस्टेड होता है भाई, हमें दे रखे हैं 2 एलिमेंट दे रखे हैं, उसके 2 कंपाउंड दे रखे हैं, तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो होता है। भाई हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कितने एलिमेंट चाहिए भाई, 2 चाहिए, और उससे 2 कंपाउंड बनने चाहिए, 2 बना भैया 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन एलिमेंट 2 ही होने चाहिए। तो बस ऐसे हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में 2 एलिमेंट है ना। और भाई ये समझने के लिए तो भाई ये तो पता ही है ना। ठीक है, चलो भाई, और ये भी सेम सही क्वेश्चन है। ये भी भाई जैसे अब 2 एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट एक्स और वाई, मास 16 और 14 दे रखा है, कंबाइंड टू फॉर्म A B and C। तो 2 एलिमेंट A B and C बना रहे हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंट masses ऑफ वाई विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ एक्स। फिक्स्ड मार्क्स ऑफ एक्स है भाई, फिक्स्ड मार्क्स ऑफ एक्स है, और रेशियो हमें वाई का दे रखा है 1:3:5। तो 1x is 3x और 5x। भाई हमें रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1x 3x 5x है। इफ 32 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ एक्स, हमें भाई पता चल गया 32 पार्ट्स ऑफ एक्स है, तो भाई 32 जो वही हो गया कांस्टेंट, कंबाइंड विद 84 पार्ट्स ऑफ मास इन बी। तो बी में भाई ये जो है 84 पार्ट्स है, 3x वाला 84 पार्ट्स है। तो भाई सी में जो है 16 पार्ट्स ऑफ मास एक्स से कितना कंबाइन करेगा भाई, जैसे इन बी जो है भाई 32 पार्ट जो है वो 84 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो 84 ग्राम है भाई, तो एक्स जो आ गया हमारा 28 ग्राम आ गया। तो अगर हम 5x निकाल लें तो ये 140 ग्राम हो गया भाई, मतलब 32 पार्ट्स 140 ग्राम से कर रहा है, तो 16 पार्ट्स भाई 140/2 से कर देगा, 70 पार्ट्स से कर लेगा। इतना ईजी क्वेश्चन भाई, इतना ईजी क्वेश्चन है यार। भाई क्या नाम है भाई, चलो गे-लुज़ैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स 1808 में भाई, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर। मतलब गैसेस के लिए है भाई, यहाँ पर लिखा है गैसियस वॉल्यूम्स के लिए है ना। तो भाई ये जो है भाई, अगर ये कंबाइन करती हैं या फिर भाई प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो भाई सेम सिंपल होल नंबर रेशियो में होती है वॉल्यूम की। ठीक है भाई, अगर भाई ये जो है गैसेस सेम टेम्परेचर पे हो और सेम प्रेशर पे हो, तो भाई जैसे यहाँ पे देखो N2 + 3H2 = 2NH2। तो भाई देखो ये 1 लीटर हो गया, ये 3 लीटर हो गया, ये 2 लीटर हो गया। तो भाई देखो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है भाई, बस भाई ये है भाई, ये है एक घटिया सा लॉ भाई, पता नहीं क्या घटिया लॉ बनाते हैं ये लोग, लेकिन चलो भाई। और जो है ना ये जो ये क्वेश्चन दे रखी है N2 + 2 3H2 भाई, मतलब नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन बन के भाई अमोनिया बनता है। तो भाई फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया से हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिख लिया था, अगर 2-3 जगह पढ़ेंगे तो याद हो जाता है ना खुद ही। और भाई एवोगाड्रोस लॉ भाई 1811 में, भाई इन 1811 एवोगाड्रो प्रपोज कि भाई इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। की वजह से वॉल्यूम है 10 लीटर CO2 और H2O के भाई, तो भाई हमने, तुम्हें याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई सेम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रुको पढ़ा था यार, हाँ देखो फॉर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट मस्ट हैव सेम इक्वल मोल्स, है ना भाई। क्योंकि भाई मोल्स से हमें मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भाई Na से तो मल्टीप्लाई करना होता है, भाई अगर सेम मोल्स हैं, अगर Na तो कांस्टेंट ही है, तो अगर हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सेम मॉलिक्यूल्स से तो आएंगे। तो ये तो भाई इसमें कुछ वो तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, ये ईजी है वो भी, है ना। तो भाई जो है भाई इसमें भी यही दे रखा है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगर वॉल्यूम जो है ऑफ ऑल गैसेस सेम होंगी। अब भाई इससे भाई अगर हम देखें तो वॉल्यूम अगर सेम है तो भाई इसके भाई, क्योंकि अगर तुम्हें वो याद हो जो वो था मोलर वॉल्यूम वाला, तो उसमें भाई सीधा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वो निकल जाता था ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 मोलर वॉल्यूम से निकाल देते थे हमें। मोस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो था वो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है भाई, अगर वॉल्यूम भी सेम है और मोलर वॉल्यूम तो 22.4 है ही, तो वो भी सेम आएगा। तो जैसे मोल्स भी जो है सेम हो जाएंगे, 10 वॉल्यूम में 20.4 भाई इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा भाई, देखो सेम है, बस यही है भाई। ठीक है, यही है भाई एवोगाड्रो लॉ भाई, छोड़ो। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल टू इक्वल मोल्स इज इक्वल टू इक्वल मॉलिक्यूल्स। क्या समझ, ओह माय गॉड, ओहो ठीक है भाई, ठीक है ये पापा का फ़ोन पे बनाता भाई मैं वीडियो, पापा मारेंगे टूट जाता तो, लेकिन चलो जिंदा है भाई फ़ोन। ठीक है, तो भाई बस ये है कि भाई इक्वल होता है भाई। अच्छा हाँ, लेकिन मास और एटम इक्वल नहीं होगा, क्यों भाई,
क्यों भाई? क्योंकि भाई डिफरेंट जो वो हैं गैसेस वैसेस, उनका भाई मोलर मास तो डिफरेंट होएगा। अगर गिवन मास सेम है तो मोलर मास तो डिफरेंट होएगा ना। और भाई जो एटॉमिसिटी है वो भी डिफरेंट होगी, इसलिए भाई मास और एटम इक्वल नहीं होगा। लेकिन भाई अगर एटॉमिसिटी सेम हो गई तो एटम भी इक्वल, वो तो छोड़ो चलो, एटॉमिसिटी सेम हो गई तो एटम इक्वल हो सकता है, लेकिन भाई मास और एटम इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब भाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, भाई ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इससे रजिस्टर ने दिया था, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो इज इधर सेम और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन। जैसे भाई अब ये 3 वो हैं एलिमेंट, ठीक है, तो ए और सी कंबाइन कर रहा है 2:10 में, बी और सी कंबाइन का, ये देखो 10-10 जो है सेम वो हो गया ना, सेम मास भाई, थर्ड फिक्स्ड मास है, तो ये 2 ग्राम और ये 4 ग्राम, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे ऐसे कर रहा है तो भाई ये जो है, अब ये अगर ए और बी कंबाइन करेगा तो वो भाई 2 ग्राम इस 4 ग्राम करेगा, मतलब देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो इज सेम और सेम होल नंबर मल्टीपल, या तो 2:4 में करेगा या फिर सेम मल्टीपल में 1:2 पे कर लेगा, 4:8 में कर लेगा। मल्टीपल समझते हो ना, या फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ऐसे कर लेगा, समझ गए? ये बोला था भाई इसने। अब भाई अगर 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच के रेसिप्रोकल का लॉ लगता है भाई। अगर सपोज अगर भाई क्वेश्चन आ गया कि भाई हमें एक वो दे दी, एक इक्वेशन टाइप ऑफ या कुछ भी सिचुएशन दे दी, हमें बताने की कौन सा लॉ लग रहा है भाई। अगर हमने देख लिया भाई 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से उनके बीच में ही अपने एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, भाई देखो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करने चाहिए, तो भाई वो जो है ये रेसिप्रोकल का लॉ लग जाएगा। बस यही है भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है जी, बाय बाय।